जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो 30 वीवीआई प्रश्न मैथ का देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी छात्र छात्राएं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, तो सभी के लिए वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग का जो भी गणित का सारा क्वेश्चन 30 प्रश्न इसमें करवाएंगे और 30 प्रश्न का आप लोग को सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं कि किस तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पे मॉडल सॉल्व पेपर 2020 ये 2020 में पूछा गया सभी प्रश्न होगा। ठीक है, जो 2020 में पूछा जा चुका प्रश्न वही प्रश्न होगा और यही सब प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार इसी तरह का प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न को बिल्कुल कर लेंगे और जितने भी आप लोग छात्र छात्राएं मित्रगण है सभी के पास आप लोग शेयर कर देंगे इस वीडियो को। जितने भी इस बार बिहार पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राएं हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले तो सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे के पास ये पहुंच सके। ठीक है, और अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लोग के पास मिलता रहे। और आप लोग डेली जो आपका लाइव क्लास होगा 7 PM में, ठीक है 7 PM में, तो डेली आप लोग लाइव क्लास में जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपको मैथ का डे 1 होने वाला, इसी प्रकार का डे 2 डे 3 आपका सारा आपको जितना भी प्रश्न होगा आपको एग्जाम तक सभी प्रश्न कराएंगे। और यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी स्टार्ट है, तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की ओर अब चलते हैं हम लोग बाबू। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग आपके स्क्रीन पर रहा। पहला प्रश्न क्या है कि यदि यदि थीटा क्या है, थीटा न्यून कोण है। ठीक है, यदि थीटा न्यून कोण है और यहाँ पे दिया गया cos स्क्वायर थीटा बाई cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तब थीटा का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या है थीटा न्यून कोण है तो आप लोग से थीटा का वैल्यू पूछा है, यहाँ पे आपका दे दिया गया है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू किस तरह से निकालना तो आप लोग बिल्कुल आप लोग को देखते रहना किस तरह से आप लोग निकालना बाबू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको देखिए हम लोग यहाँ पे सभी प्रश्न को सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आए तो कोई भी आपको परेशानी ना हो और आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो क्या है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बाई क्या है बाबू cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना इक्वल टू कितना है 3 दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू क्या होता है तो cos बटा sin होता है। तो इस स्टेप को हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई नीचे क्या हो जाएगा बाबू cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए cot को क्या लिख सकते हैं तो cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है देखिएगा आप लोग, तो साइन थीटा को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर लेंगे साइन थीटा को जब हम एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा को सॉरी और नीचे करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा देखिए ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बाबू, आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब इसके बाद देखिए ऊपर क्या बचा हुआ था तो ऊपर था cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर हम लोग ले देंगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर है तो 3 के बराबर है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे करने के बाद देखिए ये साइन जब ऊपर चल जाएगा, ठीक है साइन क्या हो जाएगा बाबू ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे आप बताइए क्या बचेगा। नीचे देखिए आप लोग दोनों में cos स्क्वायर थीटा क्या कर लेंगे कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। तो cos स्क्वायर थीटा जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर तो 3 के बराबर। अब देखिए cos से cos कैंसिल आउट यहाँ से कट गया। अब कितना बचेगा बाबू तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है फॉर्मूला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है तो cos स्क्वायर थीटा का होता है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का होता है इक्वल टू कितना जाएगा 3। अब बताइए साइन और cos किसका होता है तो tan का होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब बताइए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और जब स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा इधर तो tan थीटा स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा बाबू। ठीक है, जब √3 हो जाएगा तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में इसका कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan कितना हो गया tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3 आया। तो अब बताइए tan में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan कितना डिग्री का वैल्यू हो जाएगा बाबू कितना का होता है तो tan √3 कितना डिग्री का होता है तो π/3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 60 डिग्री का होता है। ठीक है, 60 डिग्री का होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे π/3 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए tan से tan कैंसिल और क्या बचेगा थीटा इक्वल टू π/3। तो आप लोग से क्या पूछा गया था तो आप लोग से थीटा का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है ना,
थीटा का वैल्यू पूछा गया तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा π/3, ठीक है, π/3 क्या हो जाएगा π/3, इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, क्या था ऑप्शन में π/4, π/3, π/2 और π/6, तो क्या हो जाएगा π/3 डी है, ठीक है, π/3, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा π/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 को देखेंगे तो क्या है कि x इक्वल टू क्या है r sin अल्फा, ठीक है, r sin अल्फा इंटू कॉस बीटा, और y इक्वल टू क्या है r sin अल्फा इंटू साइन बीटा, तो और z इक्वल टू इतना दिया गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इसका कैसे वैल्यू निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू बाबू, तो देखिए किस तरह से इसको निकालना, तो पहले आप लोग जितना का वैल्यू दिया हम यहाँ पे लिख देते, तो एक्स इक्वल टू कितना है r sin अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे हम लोग कितना बाई का वैल्यू कितना है, तो बाई का वैल्यू कितना है r sin अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखेंगे जेड का वैल्यू कितना है, तो जेड का वैल्यू कितना है, तो r cos अल्फा, ठीक है, इतना है। हम लोग को क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये दोनों का जोड़ निकालना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पे करते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग दोनों का कर लेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा r sin अल्फा इंटू कॉस बीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू इसका, और प्लस इसका करना तो कितना जाएगा, बाई का वैल्यू कितना है, तो बाई का वैल्यू कितना r sin अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, साइन बीटा है, अब इसका करना होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा, तो स्क्वायर इसका हो जाएगा, तो स्क्वायर अंदर का तो कितना होगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, इसका भी हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको कौन कॉमन हो रहा था, तो यहाँ से कौन कॉमन हो रहा है बाबू, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो रहा है, देखिए दोनों में सेम, देखिए यहाँ से ये देखिए दोनों सेम है, तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू 1 होता है, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू में, तो इसके आगे हम क्या करेंगे बाबू, चलिए इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग वैल्यू आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, यहाँ पे कितना आया था, तो यहाँ पे हम लोग का आया कितना आया था, तो यहाँ पे आया हम लोग को r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, r को जब अंदर से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ से जो r स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा है, देखिए आप लोग प्रश्न को अब, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, तो r कॉस अल्फा है, ठीक है, और वहां पे क्या निकल के हम लोग को r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देंगे r स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r कॉस अल्फा के स्क्वायर, ठीक है, ऐसे तो लिख देंगे, तो ये कितना का वैल्यू था, तो ये देखिए आप लोग प्रश्न में जेड का वैल्यू था, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो यही तो निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कितना निकल के आ गया बाबू, तो यहाँ से निकल के आ गया r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देखिए अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए r स्क्वायर पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा में क्या है r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, तीसरा क्या है r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न जो कि 63 क्या बोल रहा है कि 30 लड़की, ठीक है, क्या है कि 30 लड़कियों की आयु का औसत जो है 14 वर्ष है, ठीक है, कोई 30 को लड़की है जिसका आयु का औसत जो है वो 14 वर्ष है, और औसत आयु 15 वर्ष की 5 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती है, तो शेष लड़कियों की आयु का औसत हो जाएगा, बताइए जो शेष लड़कियां जो बचेगा, जो कक्षा छोड़कर 5 लड़की चल जाएगा, उसके बाद जो लड़की बचेगी उसका औसत आयु क्या हो जाएगा, ठीक है, उसका औसत आयु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न में, बिल्कुल हम आसानी से करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो 30 लड़की का, ठीक है, 30 यहाँ पे लिख देते हैं 30 लड़की का औसत आयु,
30 लड़की का औसत आयु बाबू, ठीक है। 30 लड़की का औसत आयु कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 वर्ष है, ठीक है। 14 वर्ष है 30 लड़की का औसत आयु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 30 लड़की का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल आयु कितना हो जाएगा बाबू, 30 लड़की का कुल आयु कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 30 लड़की था, तो 30 गुना 14 वर्ष को कर देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 14 28 14 42, तो मतलब कि 420 बरस आ जाएगा। 420 बरस आ गया यहाँ पे सभी लड़कियों का, यहाँ पे जितना भी आयु था वो यहाँ पे उम्र में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि 5 लड़की को जाने के बाद यहाँ क्या प्रश्न लिखा है कि 5 लड़की जो कक्षा छोड़कर चली जाती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लड़कियों को, ठीक है। 5 लड़कियों को चली जाने के बाद शेष लड़कियां, ठीक है, शेष लड़कियां कितना बचा, 5 लड़की, जब 30 लड़की था पूरा बाबू, ठीक है। 30 में से जब 5 लड़कियां चली गई तो कितना लड़की बची, तो 25 लड़की बची। 25 लड़की बची तो 25 लड़कियों का हम लोग का कुल आयु कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 लड़कियों का, 25 जो आप लोग का 25 लड़की बचा उसमें लिखेंगे 25 लड़कियों की कुल आयु हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। देखिए 25 लड़कियों का कुल आयु कितना हो जाएगा, फिर 25 लड़कियों का कुल आयु कितना निकालेंगे, तो पहले 30 लड़कियों का कितना था, 420 था, और हम लोग को 5 लड़के चले गई तो 5 गुना हम लोग 15 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि जो गई उसका लड़कियों का कितना था, 15 वर्ष आयु था, तो यहाँ 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 420 माइनस 15 5 कितना हो जाएगा बाबू, 75। अब बताइए कितना वर्ष यहाँ से निकला, तो यहाँ हम लोग निकला 345 वर्ष, ठीक है। मतलब 25 लड़कियों का जो कुल आयु 345 वर्ष निकला, तो 345 वर्ष जो हम लोग को निकला, तो हम लोग 25 लड़कियों का क्या बोल रहा, औसत आयु निकालना है, ठीक है। जो 25 लड़के बचा उसका औसत आयु, तो 25 लड़कियों का कुल आयु इतना है, और तो यहाँ पे 25 हम इसमें भाग दे देंगे, ठीक है बाबू। तो देखिए अगला पेज में हम यहाँ पे कर देते हैं, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम करेंगे कि 25 लड़कियों का औसत आयु, ठीक है। 25 लड़कियों का औसत आयु, ठीक है। औसत आयु कैसे हम निकालेंगे, तो जो 25 लड़की था उसका पूरा अभी एज कितना आया था, कुल आयु कितना आया था, तो 345 आया था, कुल आयु कितना था, 345 था, और कितना लड़कियों का निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 लड़कियों को निकालना है। यहाँ हम लोग 25 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो यहाँ पे 25 से डिवाइड कीजिए तो 13.8 वर्ष आएगा, ठीक है। 13.8 वर्ष मतलब कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13.8 से जो 25 लड़की बचेगी उसका जो एज होगा, उसका औसत का आयु का जो एज होगा उसका कितना हो जाएगा, तो 13.8 वर्ष, ठीक है। 13.8 वर्ष, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, 13.8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि श्रेणी दिया गया है 37.5 35 38 और 38.5 31 27 और 39 34 और 30.5 की माध्यिका क्या हो जाएगी, ठीक है। आप लोग से यहाँ पे दिया गया है श्रेणी, उसमें आपका माध्यिका पूछा गया है बाबू। तो माध्यिका को किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो माध्यिका को कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो माध्यिका को पहले फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी आपका यहाँ पे श्रेणी दिया गया है इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे, मतलब जो छोटा होगा पहले उसके बाद बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो छोटा इसमें से सबसे बताइए कौन है, तो 27 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 27 है सबसे छोटा, उसके बाद क्या है, उसके बाद बताइए क्या है, तो 30.5 है, देखिए यहाँ पे 30.5 है, यहाँ पे 30.5 लिखेंगे। इसके बाद कौन छोटा है बाबू, इसके बाद देखिए 31 छोटा है, इसके बाद क्या है, तो 34 है, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद 35 है, इसके बाद क्या है, तो 37.5 है, ठीक है, 37.5 है, फिर क्या है 38 है, फिर क्या है 38.5 है, और फिर कितना है, तो फिर 39 है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो ट्रिक्स हम बताते हैं। पहला तो आपको अगर कोई भी विषम संख्या रहता है, ठीक है बाबू, अगर आपको विषम संख्या रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या 7 संख्या 8 संख्या और 9 संख्या, अगर जहां पे आपका माध्यिका निकालने बोल दे और 9 संख्या आप लोग दिखेगा, तो पहला क्या करना है, इधर से 4 संख्या को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, फिर पीछे से 4 संख्या को एलिमिनेट करना है, और जो बीच वाला होगा यही इसका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या, अगर आप लोग क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर आएगा तो कर लेंगे। अगर इवन नंबर आ गया, मतलब यहाँ पे 10 संख्या रहता तो कैसे करते हैं, तो आपका जो 10 नंबर जो आपका यहाँ पे 4 4 हटा देते, और जो यहाँ पे 5वां और 6ठा आता दोनों का जोड़ के 2 से भागा कर देते, ठीक है बाबू। दोनों का क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं और दोनों का भागा कर देते, तो उसका बीच वाला निकल जाता है, ठीक है। उस प्रकार से करते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्टली यहाँ से एक फॉर्मूला बताते हैं, इसके माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कुल पदों की संख्या कितना है, 9 है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे
कुल पदों की संख्या, ठीक है, कुल पदों की संख्या कितना है, कुल पदों की संख्या 9 है जो क्या है बीसम है, ठीक है, 9 है जो क्या है वो बीसम है। तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला सीधा लिखते हैं, इसलिए माध्यिका इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, माध्यिका इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग कि जो 9+1, ठीक है, 9+1 बाई 2वें पद का मान, ठीक है, 9+1 बाई 2वें पद का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है, 2वें पद का मान निकालेंगे। तो अब देखिए 9+1, तो 9+1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5वें पद, ठीक है, तो 5वें पद का मान है आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, 5वें पद का मान क्या हो जाएगा, तो 5वें पद का मान क्या हो जाएगा, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा 35 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35 हो जाएगा, ठीक है, पांचवा पद का कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा तो आप लोग जितने विद्यार्थी ज्वाइन है सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को जितना भी मैथ का 30 प्रश्न है सभी प्रश्न को आपको सोल्यूशन के साथ करवाने वाले हैं, और यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा था, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न आपसे हमेशा बार बार एग्जाम में होता है, आपका अंक चेंज मिलेगा लेकिन आपका जो पैटर्न रहेगा बिल्कुल इसी प्रकार का रहेगा आपका एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि आयत चित्र ग्राफ, ठीक है, आयत चित्र ग्राफ होता है ये किसका मान निकालने में सहायक होता है, बताइए आयत चित्र जो ग्राफ होता है ये किसका मान निकालने के लिए सहायक होता है, तो बताइए आयत चित्र जो ग्राफ होता है वो किसका मान निकालने के लिए सहायक होता है बाबू, किसका होता है, तो होता है बहुलक का मान निकालने के लिए, ठीक है, याद रखना बहुलक का मान निकालने के लिए जो आयत चित्र ग्राफ होता है वो सहायक होता है, ठीक है, हम लोग आयत चित्र के ग्राफ के माध्यम से ही क्या करते हैं बहुलक का मान निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि एक संख्या के सेट के साथ माध्य एवं माध्यिका क्रम से, माध्य दिया गया 8.9 और माध्यिका 9 है, तो उसका मोड क्या मतलब बहुलक आप लोग से पूछा गया है, ठीक है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक को निकालना है, ठीक है, तो बहुलक को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ बहुलक को किस प्रकार निकाले, तो यहाँ पे दिया गया माध्य, पहले हम इसको लिख लेंगे माध्य कितना दिया गया है, तो माध्य 8.9 दिया गया है, ठीक है, और माध्यिका हम लोग देखेंगे माध्यिका कितना दिया हुआ है, तो माध्यिका कितना, तो माध्यिका यहाँ से 9 है, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली लगाना, इसलिए बहुलक इक्वल टू एक फार्मूला होता है बाबू, ठीक है, याद रखना इस फार्मूला का, बहुलक इक्वल टू क्या होता है, बहुलक इक्वल टू क्या होता है, तो 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, ठीक है, 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, ठीक है, इतना तो इस फार्मूला को याद रखेंगे। आप बताइए इसमें आप लोग को पुट करना वैल्यू, अब बताइए कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 3 गुना माध्यिका कितना है, तो माध्यिका यहाँ पे 9 है, -2 गुना कितना है 8.9, तो बताइए कितना हो जाएगा 9 गुना 3, 9 कितना जाएगा बाबू 27, और जब 8.9 के जब 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 16 2 कितना हो जाएगा बाबू 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 17.8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा 17.8 हो जाएगा, तो 17.8 यहाँ से माइनस करेंगे तो बताइए कितना यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा बाबू, तो 9.2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का बहुलक कितना हो जाएगा, तो 9.2 हो जाएगा बहुलक, तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा 9.2, देखिए 9.2 कहां पे है, बताइए 9.2 कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा 9.2 66 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 2 3 1 2 5 3 2 2 3 5 का मोड मतलब बहुलक आप लोग को निकालना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग को संख्या दिया गया है, इस संख्या से बोल रहा है कि आप लोग को बहुलक निकालना है, ठीक है, इस संख्या से किस प्रकार हम लोग बहुलक निकालेंगे, ठीक है, किस प्रकार से बहुलक, तो पहले आपको इसको हम अरेंज कर देते हैं सीक्वेंस में, ठीक है, तो 1 है 2 कितना बार है 1 2 3 4 बार, तो 4 को 2 लिख देते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद 3 कितना है, तो 1 2 3, तो 3 बार 3 लिख देंगे, अब बताइए 4 है तो 4 नहीं है, 5 कितना बार है, तो 1 और 2 बार, 2 बार यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब बताइए बहुलक निकालने के लिए सबसे सीधी बात आप लोग को याद रखना है, अगर संख्या दिया जाए और उसे बहुलक पूछे तो जो सबसे ज्यादा संख्या रहेगा, ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा संख्या रहेगा वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 2 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और 4 बार कोई है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बहुलक इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक वर्ग में, ठीक है, एक वर्ग है, एक वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज के एक समान परिमाप में यदि वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, कोई एक वर्ग है, ठीक है, उस वर्ग के अंदर क्या है एक समबाहु त्रिभुज एक समान परिमाप है, दोनों का जो परिमाप है समान है,
तो यदि वर्ग का विकर्ण अगर दिया गया है 6√2 है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग से पूछा गया बाबू, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या दिया गया है, तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोग करेंगे तो ज्यादा समझ में आ गया। एग्जाम में तो आपका एमसीक्यू रहेगा तो आप लोग यहाँ पे करे हुए रहेंगे तब ना आसानी से कर लेंगे, आपका शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए किस तरह से करना। तो वर्ग का विकर्ण क्या है, तो वर्ग का विकर्ण दिया गया है 6√2 सेंटीमीटर, ठीक है, 6√2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा क्या होता है, जो विकर्ण में √2 से भागा देंगे तो वर्ग की भुजा निकल जाएगा। तो वर्ग की भुजा निकालना हम लोग को, तो वर्ग की भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, विकर्ण जो वर्ग होगा उसका विकर्ण में हम लोग जब √2 से भाग दे देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। तो देखिए विकर्ण कितना 6√2 है और √2 से जब भाग देंगे तो हम कितना हो जाएगा 6 निकल कर जाएगा। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर हम लोग का जो वर्ग की भुजा निकल कर आ जाएगा, ठीक है बाबू। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बताइए, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो हम यहाँ पे लिख दिए वर्ग के परिमाप के बराबर है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज के एक समान परिमाप है, मतलब दोनों का जो परिमाप है समान है। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या लिख देंगे, वर्ग का परिमाप लिखेंगे। जब वर्ग का परिमाप लिखेंगे तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, जो वर्ग में कितना भुजा होता है, तो 6 गो, तो 6 गुना 4 कर 6 यहाँ पे दिया गया वर्ग की भुजा की जो भी है वो दिया गया और इसका वर्ग का परिमाप कितना है, तो 4 परिमाप है। तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा, यहाँ से 24 सेंटीमीटर निकल जाएगा बाबू। जब 24 निकल जाएगा यहाँ से तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज का भुजा निकालेंगे। इसलिए क्या होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के भुजा इक्वल टू लिख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, त्रिभुज के भुजा। तो कितना था इसका जो भुजा वर्ग का, तो इसमें कितना था 24, 24 में जब कितना होता है त्रिभुज का 3 भुजा होता है, 3 से भाग दिए तो कितना निकल के आ गया 8 आ गया त्रिभुज की भुजा, ठीक है। त्रिभुज के भुजा हम लोग को कितना आया 8 आ गया। जब त्रिभुज के भुजा आ गया तो हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, यहाँ से लगाएंगे कि इसीलिए क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बाबू, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। यही होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर। अब बताएं यहाँ से √3/4 ऐसा ही रह जाएगा और भुजा कितना निकल के आया त्रिभुज का, तो भुजा कितना निकल गया 8 निकल गया, 8 गुने 8 कर देंगे। अब बताइए 4 दूनी 8, तो 8 दूनी कितना आया 16√3, ठीक है। तो 16√3 इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 16√3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 16√3। ऑप्शन क्या मिल रहा है आप लोग को बताइए, 16√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब। सॉरी डियर, 16 रूट कितना आया था, 16 रूट कितना है बाबू, 16√2 आया, ठीक है, 16√3 आया, सॉरी 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 16√3 सेंटीमीटर यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि, ठीक है, कोई वृत्त की जो परिधि है और उसका त्रिज्या है, दोनों का जो अंतर दिया गया है 37, ठीक है। कोई एक वृत्त है उसका परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है, तब आप लोग से वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आप लोग से पूछा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृत्त का परिधि, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की परिधि का अंतर है, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या का अंतर, ठीक है। दोनों का त्रिज्या का यहाँ लिखेंगे, वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, सॉरी डियर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिज्या लिखेंगे, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या होगी यहाँ पे और इक्वल टू कितना है, दोनों का जो अंतर 37 है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है और इसका कितना होता है त्रिज्या, तो r होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 37। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि r दोनों में कॉमन हो गया, क्या बचेगा 2π - 1 बच रहा है इक्वल टू 37। अब बताए यहाँ से r सही रहने देंगे, 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, 22/7 लिखेंगे, -1 करेंगे इक्वल टू 37। अब बताए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो r इक्वल टू 22 दूनी 44, ठीक है, 44/7 - 1 इक्वल टू 37 बचेगा, ठीक है। जब 37 हो जाएगा तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा 37 हो गया। तो यहाँ r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो 7 और 7 माइनस इसमें से हो जाएगा, तो कितना बचेगा बाबू 7 जब माइनस होगा तो 37 बचेगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r इंटू क्या बचेगा 37/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 37। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा r का वैल्यू, तो r का वैल्यू यहाँ से हम लोग देखेंगे
तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, तो 7 ऊपर चल जाएगा इधर, तो 7 गुना 37 बटा क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब यहाँ से जब आर का वैल्यू निकल गया तो वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, और आर का वैल्यू अभी निकाले कितना है 7 गुना 37 बटा कितना हो जाएगा 37, ठीक है, 37 बटा यहाँ देखिएगा आर स्क्वायर है, ठीक है बाबू, आर स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान रखना आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर है तो मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो 37 से 37 कैंसिल आउट, कितना आ गया 7 आ गया, यहाँ पे 7 गुना 7 कर लेंगे। अब यहाँ देखिए एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 22 गुना 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, तो 22 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो 154 हो जाएगा, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप लोग से वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते बाबू। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक धातु के पाइप, ठीक है, कोई एक धातु का पाइप जो इसका बाह्य व्यास मतलब जो इसका एक्सटर्नल जो यहाँ पे यहाँ पे है डायमीटर वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, एवं अंतर व्यास जो इसका सॉरी यहाँ बाह्य व्यास मतलब जो एक्सटर्नल है उसका व्यास इसका जो व्यास है 4 सेंटीमीटर, और जो अंदर है उसका व्यास 3 सेंटीमीटर है, और उसका लंबाई जो पाइप का है वो कितना है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर है। तब प्रयोग में आई धातु का आयतन, तो आप लोग से धातु का आयतन पूछा कि इसमें जो उपयोग हुआ था उसका धातु का आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो धातु का आयतन किस प्रकार निकले, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर डाया और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ और पाइप का लेंथ भी दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ से हम लोग जो बाहर वाला जो है यहाँ मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको, जो कैपिटल डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कैपिटल r/2, तो r कितना है तो 4 है, तो 4/2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं जो कि आपका अंदर वाला व्यास है उसको, तो क्या हो जाएगा स्मॉल डी बाई स्मॉल r/2 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्मॉल r/2 हो जाएगा। तो r इसके कितना था, तो यहाँ पे 3 है, तो 3/2 कितना हो जाएगा बाबू 1.5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का आ गया यहाँ पे रेडियस आ गया, ठीक है, दोनों पे यहाँ पे क्या आ गया बाबू, यहाँ पे रेडियस आ गया है। ठीक है, दोनों के यहाँ से हम लोग क्या निकल गया, यहाँ से रेडियस निकल गया दोनों का देख सकते हैं यहाँ से क्या निकल गया, हम लोग का रेडियस निकल गया, ठीक है। यहाँ से जब रेडियस निकल गया तो रेडियस निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इसका लंबाई भी दिया गया है, मतलब एच इक्वल टू आप लोग को दिया गया एच कितना है तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एच 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग पाइप में प्रयोग हुए धातु का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाइप क्या होता है राउंड शेप का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन भी लिख सकते हैं क्योंकि पाइप बेलन की तरह होता है, तो बेलन का आयतन भी हम लोग कर सकते हैं। तो बेलन का आयतन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे क्या होता है पाई, और जो अगर एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दिया रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r² बड़ा का जो आपका जो बाहर वाला व्यास उसका और जो अंदर का है उसका, ठीक है, उसका रेडियस का हो जाएगा इंटू क्या होता है h होता है। ऐसे जो बेलन का आयतन होता है क्या होता है बाबू पाई r² h होता है, लेकिन r के जगह यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दिया गया इसलिए दोनों का माइनस हो जाता है यहाँ पे। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और कैपिटल जो बड़ा वाला r होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 4, और 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 2.25 हो जाएगा। और हाइट दिया गया, हाइट कितना है तो हाइट यहाँ पे 20 दिया गया है, ठीक है। हाइट जब 20 दिया गया है तो इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो चलिए हम अगला पेज में इसका भी हम आप लोग को कर देते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा बाबू, ठीक है, आप लोग को जरा से भी परेशानी नहीं होगा, आप लोग बस वीडियो में बने रहेंगे, आपका जितना भी 30 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22/7 गुना इसको जब 4 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचे जाएगा तो 1.75 बचेगा, और जब 20 से उसको गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा वो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, जब 5 हो गया तो कितना जाएगा 22 गुना 5 इक्वल टू कितना जाएगा बाबू 22 × 5 = 110 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आयतन उसका क्या हो जाएगा, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा बाबू 110 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन का जो होता है यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसका क्या हो जाएगा और 110 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 110 सेंटीमीटर, देखिए कौन सा ऑप्शन में 110 है, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन में 110 है बताइए आप लोग कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 110 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 71 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा का 3 गुना है। ठीक है, कोई एक आयत है उसका विकर्ण क्या है कि छोटी भुजा का 3 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो उसमें भुजा का अनुपात पूछा। ठीक है, एक आयत का जो विकर्ण है वो क्या है, इसको छोटी भुजा का 3 गुना है, तो भुजा का अनुपात आप लोग से पूछा गया कि भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, भुजा का अनुपात क्या होगा, तो भुजा का अनुपात क्या होगा, देखिए भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि कोई छोटी भुजा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते क्या है, बड़ी और छोटी भुजा, तो हम लिख देते हैं बड़ी भुजा। ठीक है, बड़ी भुजा इक्वल टू हम लोग बोल दिए कि एल है। ठीक है, बड़ी भुजा एल है और हम लिख देते हैं यहाँ पे छोटी भुजा। ठीक है, छोटी भुजा क्या लिख देते हैं, छोटी भुजा क्या है वो बी है। ठीक है, दोनों को हमने लिख दिया यहाँ पे, जो छोटी भुजा बी है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर जब करेंगे, विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, जितना भी होगा भुजा दोनों का जोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो विकर्ण क्या होता है, तो यहाँ पे 3b, विकर्ण क्या बोला कि यहाँ पे 3 गुना, जो छोटी भुजा का है वो 3 गुना है आयत का विकर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी भुजा क्या है बी है और इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, तो 3b हो जाएगा। तो 3b स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल, इसको हम लोग एल माने बाबू। ठीक है, 1 नहीं मानिएगा, एल माने, तो एल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी को जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एल, तो कितना बचेगा 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2b स्क्वायर इक्वल टू एल निकल जाएगा। ठीक है, ये निकलेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था बाबू। ठीक है, स्क्वायर, इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा भी अगर गलती होगा तो आपका मैथ यहाँ पे गलती हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3b का स्क्वायर यहाँ पे लिखे गए, तो कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर। 9b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 8b स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर आ गया। अब जब इतना आ गया 8b स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, तो हम यहाँ से एल, जब यहाँ से हम लोग एल निकाले, पहले हम लोग एल स्क्वायर कैसे है, 8 को क्या लिख सकते हैं बताइए, जब दोनों ओर स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दोनों ओर जब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब दोनों साइड हम लोग दोनों साइड जब स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एल बच जाएगा, एल स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा बाबू, 2 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना एल इक्वल टू लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बी को जब यहाँ पे क्या है गुना में है, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो एल बटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना था कि जो दोनों भुजा का अनुपात निकालना था। देखिए भागा में आ गया दोनों भुजा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल और बी का भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, 2√2/1 हो जाएगा। ठीक है, 2√2/1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आप लोग का है कि नहीं आंसर, देखिए ये ऑप्शन में है कि नहीं आप लोग बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा, इसका भुजा का अनुपात कितना निकला, 2√2/1। ऑप्शन नंबर देखिए सी में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि एक घड़ी की जो मिनट की सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक घड़ी है जो मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो जो सुई जो चला 5 मिनट के अंदर, ठीक है, देखिए एक घड़ी यहाँ पे है कोई, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, कोई एक घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी है मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये जब घड़ी है तो इसमें जो बोल रहा है कि जो घड़ी के जो मिनट की सुई की लंबाई है, यहाँ से देखिए एक तो होगा जो छोटा होगा वो घंटा का सुई होगा। ठीक है, एक देखिए छोटा होगा क्या है, तो ये घंटा का सुई होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, बड़ा वाला क्या हो जाएगा बाबू, बड़ा वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिनट वाला सुई। ठीक है, और ये क्या होता है, जो 1 घंटा का होता है 1 सेकेंड का चलते रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो इसका जो लंबाई है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि लंबाई जो कितना है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर जो है मिनट वाले सुई का। ठीक है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट में जो ये चलेगा, ठीक है, 5 मिनट में जो इस सुई चलेगा उसका जो रचित क्षेत्रफल होगा वो कितना डिग्री का होगा, जब 5 मिनट तक चलेगा
तो इसका जो रचित क्षेत्रफल होगा कितना डिग्री होगा, ये डिग्री पूछा है आप लोग से, ठीक है बाबू। तो डिग्री को किस तरह से निकालना है देखना है यहाँ पे, ठीक है। डिग्री किस तरह से निकालते देखना, सुई का लंबाई कितना है, मतलब जो सुई का लंबाई हो क्या है तो कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटर पॉइंट से जितना जा रहा है तो रेडियस हो गया, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आर 14 हो गया तो 5 मिनट में जो रचित सुई का निर्माण कितना हो जाएगा, देखिए हम लिखेंगे 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में सुई द्वारा निर्मित कोण, ठीक है, मतलब बना हुआ कोण, जो सुई द्वारा जो बना कोण, निर्मित कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, निर्मित कोण कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 360 डिग्री पूरा हो जाएगा घूलेगा तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 5 मिनट में, तो 5 से गुना कर देंगे। अब बताइए कितना हो जाएगा, 6 चौका 36, 6 बार में तो 6 5 30, तो यहाँ पे कितना जाएगा बाबू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हो गया कितना, 5 मिनट में जो सुई रचा है उसका। अब आप लोग को क्या निकालना है, अब आप लोगों को क्या निकालना है कि सुई द्वारा जो रचित क्षेत्रफल होगा उसको निकालना। आप लोग से क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है, आप लोग से क्षेत्रफल पूछा गया ना कि डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे कि सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो थीटा बाई 360, ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू क्या हो जाएगा बाबू, इंटू यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है याद रखना, ठीक है। अगर आप लोग को जहां भी बोले कि सुई का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालो तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना रखना, 30 रखना, तो 30 बाई कितना हो जाएगा 360 इंटू क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और आर का मान अभी यहाँ पे निकालें, आर कितना है तो 14 है, तो 14 गुना 14। अब देखिए 7 दूनी 14, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखिए कितना हो गया 12 बार में ये कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए 2 6 का 12, 6 बार में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना, गुना कर देना, तो 22 गुना 14 करेंगे और डिवाइड में 6, ठीक है, 22 गुना 14 और डिवाइड में 6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ठीक है, 22 गुना 14 और डिवाइड में 6 कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना, 51.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 51.3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझ रहे हैं, तो अगला प्रश्न को हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला गया कि 1.5 मीटर लंबा एक परीक्षक एक मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है और उसके आंखों से मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन क्या है कि 1.5 मीटर कोई लंबा एक आदमी है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई 1.5 मीटर, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है 1.5 मीटर कोई आदमी लंबा है, ठीक है, और इसका जो कितना है ये 30 ये कितना है तो 30 मीटर का लंबाई भी दे रखा है। देखिए यहाँ मीनार से कितना दूर है, तो ये कोई एक मीनार है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कि कोई एक मीनार है, ठीक है, ये क्या है मान लीजिए कोई एक मीनार है, ठीक है, तो आप लोग से बोला गया कि मीनार से कितना दूर है, तो 30 मीटर दूर है बाबू, ठीक है, 30 मीटर ये व्यक्ति दूर है मीनार से। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1.5 मीटर ही हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से बोल रहा है कि जो कितना डिग्री का कोण बना है, तो उन्नयन कोण बना रहा है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का देखिए यहाँ से उन्नयन कोण बना रहा है, कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री। तो अब बताइए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपका जो दिया गया है ये 30 मीटर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका मान लेते हैं कोई ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग किस तरह से निकालना, तो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे हम लोग क्या चलेंगे कि यहाँ सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ चलेंगे ट्रेंगल, पहले हम लोग ट्रेंगल एबीसी में चलेंगे, ठीक है, ट्रेंगल एबीसी से, ठीक है, एबीसी से चलेंगे तो क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो tan थीटा, तो tan कितना है बाबू, थीटा कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो tan 45 क्या होता है, तो tan थीटा का क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है AB है, AB और आधार कितना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC। तो जो ये लंब दूर है तो ये भी तो उतना ही दूर होगा, ठीक है, तो दोनों तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, AB का वैल्यू नहीं मालूम और BC कितना है 30 है, तो यहाँ से हम लोग AB का भी वैल्यू निकलेगा। देखिए तो AB कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जब AB 30 निकल गया, AB हम लोग क्या है कि हम लोग ये आदमी का भी जोड़ना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो AD इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे AB प्लस BD, ठीक है, AB प्लस BD करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू अभी निकला हम लोग का 30 और BD कितना है, तो BD देखेंगे तो जितना इधर है 1.5 तो इधर भी तो उतना ही हो जाएगा 1.5, तो यहाँ पे 1.5 मीटर को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 31.5 मीटर। देखिए आप लोग आंसर आया 31.5, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 74 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यदि f(x) इक्वल टू क्या है x² प्लस 5x
प्लस पी और जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस क्यू, तो एक गुणक उभयनिष्ठ है, तो पी माइनस क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, पी माइनस क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोग से पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग व्यंजक दिया गया, दोनों का उभयनिष्ठ भी दिया गया है, तो यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि कोई उभयनिष्ठ एक गुणनखंड क्या है, एक्स माइनस ए है, ठीक है, एक्स माइनस ए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस ए जब मानेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जब x इक्वल टू a हो जाएगा तो हम लोग दोनों जो इक्वेशन जहाँ x है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, a रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस p हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, जी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस क्या हो जाएगा q हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन हम लोग 2 बोल दिए। इक्वेशन 1 2 बोल दिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो दो में से एक को हम लोग हटा देंगे, क्या इक्वेशन 2 में से एक को क्या करेंगे बाबू, माइनस कर देंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, ठीक है, समीकरण 2 माइनस 1 जब करेंगे तो देखिए दो में से जब एक को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस क्यू माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस p हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए कोई कट रहा है तो a से a देखिए कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और यहाँ से देखिए 5 में से जब 3 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2a बच जाएगा। कितना बचेगा, तो माइनस 2a बचेगा, ठीक है, माइनस 2a बचेगा। और क्या बच रहा है, तो और बच रहा है हम लोग को q प्लस क्यू माइनस पी इक्वल टू 0, इतना बच रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा हम लोग को, तो क्या मिलेगा हम लोग को, उधर ले जाएंगे तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, तो q माइनस p हो जाएगा बाबू। यहाँ से a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, q माइनस पी बाई 2 हो जाएगा। अब पहला इक्वेशन में हम लोग क्या करना है, a का मान को हम लोग को इक्वेशन 1 में रख देना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में a का मान रखने पे, ठीक है, जब समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या था, यहाँ पे देखिए आप लोग समीकरण 1 क्या था, तो यहाँ पे क्या है समीकरण 1, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस p, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस p, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस 5a प्लस p इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, q माइनस पी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, q माइनस पी बटा 2 हो जाएगा, और प्लस p इक्वल टू 0। अब बताइए इसको किस तरह से सॉल्व हम लोग करेंगे, तो बताइए किस तरह से सॉल्व करें, तो 2 देखिए इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, q माइनस पी का स्क्वायर ऐसा ही रहने देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 2 बाहर आ जाएगा तो 5 बटा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा q माइनस पी, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस p इक्वल टू 0। इतना तक समझ रहे हैं बाबू आप लोग, तो कमेंट कीजिएगा फटाफट, ठीक है, इतना तक समझ रहे होंगे सभी विद्यार्थी, तो फटाफट कमेंट कीजिए। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग को बस सॉल्व करते जाना है, ठीक है, इसको आप सब सॉल्व करते जाना है, इसको यहाँ पे आप लोग सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते रहिए आप लोग क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, q माइनस पी के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, और q माइनस पी, ठीक है, q माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 4p इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कैसे आया ये, तो आप लोग ये समझिए ये कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ 4 से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, तो 2 बच रहा है, तो 5 दूनी 10 हो जा रहा है, ये 4p हो जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 4 से गुना करवा रहे हैं, तो इतना मिलेगा हम लोग को। इतना मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए पहला हो रहा है, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2pq, ठीक है, 2pq हो जाएगा 2pq, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना बचा हुआ 10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10q माइनस 10p प्लस 4p इक्वल टू 0, ठीक है, इतना को लिखेंगे। इतना को लिखने के बाद आप लोग देखिएगा को क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो रहा है बाबू देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा ही रहने देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2pq है, इसके बाद क्या करेंगे 10 वाला जो है सबको हम लोग इधर कर देंगे, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10p माइनस 4p, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू माइनस 10q हो जाएगा। अब देखिए 10p में से जब 4p चल जाएगा तो कितना बचेगा 6p बचेगा, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर देखेंगे तो ये q a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फिर हो जा रहा है, ठीक है, तो q माइनस पी के होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, 10 में से जब 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा 6p बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा बाबू, तो 10q बचेगा। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा तो हम लोग इसको जब
यहाँ पे क्या देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू टू पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू के होल स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे पी माइनस क्यू के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू के होल स्क्वायर रहने देंगे, क्योंकि इसी फॉर्म में देखिए आप लोग क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या बोल रहा है कि पी माइनस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, पी माइनस क्यू स्क्वायर का जब मान निकालना तो इसको यही फॉर्म में तो आ गया। तो अब यहाँ पे बताइए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से 3p माइनस 5q बचेगा। ठीक है, तो यही तो आपको देखिए ऑप्शन में तो यही दिया गया है, तो ऑप्शन में यही है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 74 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो 5q है। ठीक है, 5q तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही बाबू। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3p माइनस 5q आया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न बोला जा रहा है, तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि 2 अर्धगोलीय, ठीक है, 2 अर्धगोलीय पात्रों की धारिता 6.4 लीटर है एवं 21.2 लीटर है, तो इन पात्रों का जो वक्रीय पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है बाबू, तो किस तरह से निकालना हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे 75 का, देखिए आप लोगों को क्या निकालना, अनुपात निकालना है वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल का। ठीक है, 2 अर्धगोला का पात्र का धारता दिया गया, दोनों का क्या बोला है, वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो किस तरह से अनुपात निकालेंगे बाबू, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि पहला का जो दिया गया धारिता वो कितना है, V1 इक्वल टू कितना मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया 6.4 लीटर। ठीक है, 6.4 लीटर। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग बोल देते हैं इसको V2 कितना है, तो 21.6 लीटर है। ठीक है, 21.6 लीटर है, तो हम लोग को क्या मानना है, दोनों को हम लोग को निकालना है वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल, तो क्या होता है दोनों का यहाँ पे निकालना है रेशियो, तो V1/V2 हम यहाँ से लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, तो अर्धगोले क्या होता है 2/3 क्या होता है बाबू पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर क्यूब, तो हम लोग पहला R1 के लिए ले रहे हैं, तो R1 क्यूब लिखेंगे यहाँ से, और दूसरा क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता था, यहाँ R2 का क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या आया यहाँ पे R1 का क्यूब बट्टा R2 का क्यूब। ठीक है, R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया V1 V2 दिया गया। ठीक है बाबू, V1 V2 दिया गया कितना है, तो 6.4 और 21.6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 6.4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21.6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा R1 का क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 का क्यूब। ठीक है, R2 का क्यूब, यहाँ से देखेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, क्या बचेगा 64 और 216, यहाँ से क्या हो जाएगा R1 का क्यूब और R2 का क्यूब। अब क्यूब देखिए यहाँ पे जब इधर जाएगा, ठीक है, जब क्यूब को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बाबू रूट क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा रूट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट क्यूब हो जाएगा, यहाँ से जब क्यूब को हटाएंगे तो तब बताइए 64 कितना का होता है, तो 64 कितना का होता है बाबू 4 का होता है, और 216 कितना का होता है, तो 216 कितना का होता है 6 का होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा बाबू, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट कितना हो जाएगा। तो 4 और 6 का क्या निकल के आ जाएगा, 4 6 इसका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 होता है, इसका क्यूब निकालना है, तो क्यूब कितना हो जाएगा बाबू, तो क्यूब कितना होगा, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 कितना 2 का क्यूब 64 हो, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न आप लोग से पूछा गया, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है क्या है कि 2 अर्धगोलीय पात्र जो इतना इतना धारता इन पात्रों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आप लोग से पूछा गया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, क्या हो जाएगा बाबू सही जवाब इसका, तो इसका सही जवाब देख सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का हो जाएगा, और कितना 216 कितना का होता है, तो 216 कितना हो जाएगा 6 का होता है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा R1/R2 हो जाएगा। अब बताइए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1/R2। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, यही तो पूछा गया था, तो R1 रेशियो R2 कितना हो जाएगा,
तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2:3 हो जाएगा। तो यही तो आप लोग से पूछा गया था, प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है। प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था कि दोनों जो बक्स क्षेत्रफल उसका अनुपात पूछा गया था, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 के अनुपात में होगा। ठीक है, 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 2:3। क्या पूछा गया था कि दो गोलीय जो उसका पात्रों का धारिता दिया गया और इन पात्र का जो बक्स पीएच जो है उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था। ठीक है, अनुपात, तो 2:3 आया आपका आंसर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्रश्न, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू आज के वीडियो में हमें इतना ही, 15 क्वेश्चन को ध्यान देते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए काफी वीडियो लॉन्ग हो चुका है, क्योंकि हम एक एक प्रश्न का सभी का यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो काफी ही लॉन्ग हो चुका है, तो हमें लगता है कि आज के वीडियो को हमें यहीं तक रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो इतना देर तक नहीं देख पाएंगे, इसलिए वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। तो अगला जो 15 प्रश्न बचा हुआ है आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में करा दिया जाएगा, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग को इस तरह का कोई भी यूट्यूब चैनल पर आप लोग को नहीं मिलेगा जो सॉल्यूशन के साथ आप लोग को कोई भी बताया होगा। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मानते हैं ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन आप लोग को सब्जेक्टिव आप लोग जब तक करेंगे नहीं तो मैथ में ऑब्जेक्टिव आप लोग लगाएंगे कैसे, याद करना थोड़ी है, मैथ को याद नहीं किया जाता बाबू। ठीक है, समझा जाता है। तो आप लोग जब जानेंगे नहीं किस तरह से सॉल्व करना तो आप लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सॉल्व करना जरूरी है। हम इस तरह से आप लोग को करवा देंगे सॉल्व कि आप लोग एक एक प्रश्न को आप लोग आसानी से हल कर लेंगे बाबू। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग डेली जो क्लास चल रहा है 7 में डेली क्लास को आप लोग को ज्वाइन करना है बाबू। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।